नमस्कार, 8 की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। प्रयागराज हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर के 2 केस में कस्टडी वारंट पर पुनर्विचार के निर्देश है। ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। 6 हफ्ते में ट्रायल कोर्ट को जारी वारंट पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अहम जानकारी दे रही है। 18 अक्टूबर 21 को दाखिल की गई थी मुख्तार अंसारी की ओर से याचिका। मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच में ये सुनवाई हुई, जहां से ये राहत ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। 6 हफ्ते के भीतर ट्रायल कोर्ट को जारी वारंट पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये अहम जानकारी। प्रयागराज हाई कोर्ट से मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर के 2 केस में कस्टडी वारंट पर पुनर्विचार के निर्देश दिए गए हैं। ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। 6 हफ्ते के भीतर ही ट्रायल कोर्ट को अब जारी वारंट पर पुनर्विचार के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज हाई कोर्ट से मुख्तार अंसारी को ये राहत मिली है। गैंगस्टर के 2 केस में कस्टडी वारंट पर पुनर्विचार के निर्देश मिले हैं। तो ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट के ये जो खास निर्देश दिए गए हैं, देखना होगा कि कितनी बड़ी राहत इस पर आगे और मिल पाती है। एक तरफ यूपी में भाजपा से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन भी चल रहा है, जो आज भी जारी रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी चुनाव में इस बार भाजपा मौजूदा 40 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से विधायक इस्तीफा भी दे रहे हैं। दरअसल कल सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने घंटों तक भाजपा के 6 क्षेत्रों की बारी बारी समीक्षा की, प्रभारियों से कामकाज और ग्राउंड रिपोर्ट ली। खबर है कि इस बैठक में पहले 3 फेज के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई, यानी तकरीबन करीब 170 सीटों को लेकर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने एक बैठक अलग से भी ली, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। तो ऐसे में ये जो बैठक चल रही है, इससे कई नेताओं, विधायकों, उम्मीदवारों की चिंता भी बढ़ी है। 40 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है तकरीबन 170 प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि आखिर मौजूदा विधायकों को दोबारा से उसी सीट से लड़वाया जाएगा या नहीं। तो ये बैठक चल रही है, जहां 3 चरणों में उम्मीदवारों पर दिग्गज ये महामंथन कर रहे हैं, और देखना होगा कि इससे क्या निकल कर आता है। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, आखिर इसके परिणाम कब तक हमारे सामने आ सकते हैं, और क्या क्या पायदान है जिन पर आंका जा रहा है जो मौजूदा विधायक हैं उनकी परफॉर्मेंस को? अगर बात करें तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तृत बैठक की। तकरीबन 10 घंटे ये बैठक चली, जिसमें अगर बात करें तो 6 क्षेत्रों में किस तरीके से बीजेपी की पकड़ है, किन किन जगहों पर बीजेपी कमजोर है, वहां किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, इसको लेकर गहन मंथन किया गया। इसके बाद अगर बात करें तो पहले 3 फेज के उम्मीदवारों के लिए 170 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया, जिनमें से ये देखा गया कि कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत सकते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, और किस तरीके से अगर उनको चुनाव में उतारा जाता है तो जनता किस तरीके से उनको स्वीकार करती है। इन तमाम सारे चीजों के मंथन करने के बाद 170 नाम को कल डिस्कस किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो बचे हुए नामों को लेकर के आज फिर से एक बार 10 बजे सुबह बीजेपी मुख्यालय पे बैठक होगी, जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और संगठन महामंत्री सुनील बंसल एक बार फिर से पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी पहुंचेंगे, और बाकी बचे हुए नामों पर डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद अगर
अगर बात करें तो आज इस बात को भी लेकर मंथन किया जाएगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दो सहयोगी हैं, अपना दल और निषाद पार्टी, तो इनको कितनी सीट दिया जाए और कौन कौन सी सीट इनके लिए छोड़ा जाए, तो इस बात को लेकर भी मंथन होगा। आज सभी उम्मीदवारों के नाम को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। कल अगर बात करें तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे और फिर इन नामों पर मंथन करने के बाद अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। जहां तक सूची की बात करें तो सूची 14 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। जिसके बाद अगर बात करें तो पहले फेज की जो चुनाव होना है उसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी है, तो उसके पहले तमाम सारे उम्मीदवारों को बता दिया जाएगा और वो अपना नामांकन करेंगे। जहां तक बात करें जो मौजूदा विधायक है उनके परफॉर्मेंस को भी रिव्यू किया गया है। बीजेपी ने अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया है, जिसमें उसने ये जानकारी लेने की कोशिश की है कि कौन से ऐसे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है, जिनकी जनता के बीच में बहुत ज़्यादा नाराजगी है और जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कम जो है पहुंचे हैं और बहुत कम काम भी करवाएं, तो ऐसे विधायकों का टिकट काटा जाएगा। अगर बात करें तो ऐसे कुल मिला के 40 से 50 विधायक आ रहे हैं जिनका टिकट काटा जाएगा। उनकी जगह पे नए उम्मीदवार लाए जाएंगे और नए उम्मीदवार को ही चुनाव लड़वाया जाएगा। जो नए उम्मीदवार लाए जा रहे हैं उनमें भी ये देखा जा रहा है कि क्या वो क्षेत्र में जाके किस तरीके से कितनी दमदारी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और उनकी स्वीकार्यता किस तरीके से होगी। इन तमाम सारी चीजों को मंथन करने के बाद बीजेपी टिकट के जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनलाइज कर रही है। बिल्कुल अविनाश, फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उधर यूपी की सियासत में दल बदल का खेल तेज होता जा रहा है। दरअसल कल योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर भाजपा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 14 जनवरी को सपा में शामिल होंगे। उनके समर्थन में 3 और विधायकों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यूपी में सियासी भूचाल आ गया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि भाजपा में उनकी उपेक्षा और अपमान हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। चुनावों से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि ये मजबूती जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है, उन्हें कितना फायदा इन चुनावों में दिखाती है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने विभागीय उत्तरदायित्व को निभाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। बीजेपी 300 प्लस की बात करिए, अब हो पाएगा 222 में 300 प्लस? अब इसका भी उत्तर मैं दूंगा, इसका भी मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि अब उनको पता लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। आपने अपने जन्मदिन के कहा था, आपने अपने जन्मदिन के प्रसाद मौर्य के पीछे जनाधार कितना है यह 2022 का विधानसभा चुनाव बताएगा। राजनीतिक निर्णय मैं ले रहा हूं। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो बदायूं की सांसद भी है। बदायूं की जनता से किए गए वायदे और जवाबदेही को सांसद के रूप में वो निभाएंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना का फैसला मेरा है। इससे मेरे घर परिवार, बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां जिस रूप में है वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन। जब भी कोई बड़ा नेता या मंत्री पार्टी छोड़ता है तो डैमेज इससे ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि कई नेताओं को अपने साथ लेकर जाता है। और चलिए अब आपको उन विधायकों के बारे में बताते हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। इन 3 विधायकों के नाम है बांदा के तिनवारी सीट से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से रोशनलाल वर्मा और कानपुर की बिल्हौर सीट से विधायक भगवती सागर। ये वो 3 नाम चेहरे हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भाजपा से इस्तीफा दिया है। और हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला भी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये जो 3 नाम और अब जा चुके हैं, 3 विधायक और जा चुके हैं भाजपा से, कितनी बड़ी टेंशन है अब भाजपा की स्वामी प्रसाद मौर्य और इन 3 विधायकों के जाने से?
देखिए, बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि बार बार बीजेपी कह रही है हम 300 प्लस सीटें पाएंगे, हम दोबारा सत्ता में आएंगे। और अगर कोई इतने आत्मविश्वास से कह रहा है, उसके बावजूद उसी सरकार का मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा मिनिस्टर, जिसकी अगर हम कहें पिछड़ों में, दलितों में एक अलग इमेज है, वो अगर छोड़ के चला जाए और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की बात जो कही जा रही है कि 14 तारीख को ज्वाइन करेंगे, तो इसे एक बड़ा झटका माना जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अब चुनाव में तो लोग इधर उधर जाते ही रहते हैं। 3 जो विधायक हैं उन्होंने तो साथ ही तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। भगवती सागर की आपने बात कही, ब्रजेश प्रजापति की आपने बात कही, और इसके अलावा जो एक और विधायक है रोशन लाल, उन तीनों ने उनके साथ इस्तीफा दे दिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2 दिन इंतजार करिए, 14 तारीख तक इंतजार करिए, और भी बहुत सारे लोग हैं उनके साथ, और वो सब जहां वो जाएंगे वहीं जाएंगे। पर ये माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट की हैं, और उनके समर्थक भी अब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी जगह है जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को सम्मान मिलेगा। देखिए, मैं आपको अगर 2015-16 की बात बताऊं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब स्वामी प्रसाद मौर्य लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विपक्ष में थे और नेता थे विपक्ष के, और बार बार कई बार विधानसभा के भीतर अखिलेश यादव ने कहा आप अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत दल में हैं, आप अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत दल में हैं। कल हमने यही बात पूछी स्वामी प्रसाद मौर्य से कि क्या वो बात जो अखिलेश यादव तब कहते थे आपको लगा कि नहीं वो आपका सम्मान करते हैं और अब आप उनके साथ जा रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए, मैं बीजेपी आया, बसपा छोड़ के, बसपा की क्या स्थिति हो गई, अब मैं बीजेपी मैंने छोड़ी है तो बीजेपी की क्या स्थिति होगी, ये तो 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी उसके मुताबिक पूरे आईटी सेल को ये कहा गया है कि कोई भी कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुछ भी ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, ना ही सोशल मीडिया पर, ना ही किसी व्हाट्सएप पे। और कोशिश लगातार ये जारी है कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाया जाए, क्योंकि बीजेपी को भी पता है ये एक बहुत क्रूशियल वक्त है। 14 तारीख को पहले फेज की सूचना जारी हो जाएगी, 21 तारीख तक नामांकन होना है, और ऐसे में अगर जो वोटर है उसके लिए क्या मैसेज चला गया कि बीजेपी के लोग ही छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों जा रहे हैं? क्या बीजेपी सत्ता में नहीं वापस आ रही है? इसीलिए अब लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। जी, एक और सवाल मेरा ये है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तब उनकी क्या भूमिका बीजेपी की जीत में उत्तर प्रदेश में रखी थी, ये भी बताएं, जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि समाजवादी पार्टी में वे जाते हैं तो कितनी मजबूती वहां पर अपनी ओर से देंगे। देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, तब ऐसा माना जाता है कि 20 से 22 टिकट उनके कहने के अनुसार बीजेपी ने दिए थे, और उसमें से तकरीबन 16 से 17 लोग विधायक बने थे। तो एक बड़ी जीत थी, और जीत के अलावा एक मैसेज, देखिए राजनीति परसेप्शन का होता है, कौन सी पार्टी क्या परसेप्शन जो वोटर्स के बीच है वो बना पाए। और उस वक्त की अगर आप बात करिए तो यही परसेप्शन बना था कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा लीडर बीजेपी को ज्वाइन करा तो जाहिर सी बात है कि शायद दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बीजेपी ही काम कर रही है। पर अब चुनाव से ऐन वक्त पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़कर जाना और ये कहना कि यहाँ पर दलितों का, पिछड़ों का उपेक्षा हो रही थी, उनकी उपेक्षा हो रही थी, ये भी कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाने का काम करेगा। कि अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में इनका जो समर्थन है वो कितना शिफ्ट हो पाता है, लोगों का जो वोट बैंक है वो कितना शिफ्ट हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में भाजपा तो वहीं लखनऊ में सपा दफ्तर के अंदर भी उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। आज अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर सभी सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई है। आज बैठक के बाद सीटों के बंटवारे की भी घोषणा हो सकती है। हालांकि कल देर शाम तक चली बैठक में अभी उम्मीदवारों पर भी फैसला नहीं हो पाया है। खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश भी बैठक में मौजूद रहे। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई, लेकिन रालोद से गठबंधन और काफी ज्यादा दावेदारी के चलते अभी बात नहीं बन पाई है। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी बैठकें कर रही हैं। अखिलेश यादव ने भी आज एक बैठक बुलाई है। सपा कार्यालय पर सहयोगी दलों के साथ ये बैठक होगी, और अक्सर ऐसे में पार्टियों के सामने एक बड़ी समस्या ये रहती है जब ज्यादा दल होते हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि एक सीट पर अलग अलग दलों के नेता दावेदारी ठोकते हैं। ऐसे में समय काफी ज्यादा इस फैसले पर लगता है। उधर आज खुलेगी अखिलेश यादव की लाल किताब। जी हां,
जहां लखनऊ में अखिलेश ने एक बड़ी बैठक आज बुलाई है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर सहयोगी दल भी पहुंचेंगे और सीट शेयरिंग पर ये एक फाइनल चर्चा होगी। सीट बंटवारे की घोषणा भी संभव है। ऐसे में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस बैठक में पहुंचेंगे। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी यहां पहुंचेंगे, वे भी इस बैठक में शामिल होंगे और प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी बैठक में पहुंचेंगे। इनके अलावा महान दल के केशव देव मौर्य भी साथ रहेंगे। वहीं जनवादी पार्टी के संजय चौहान भी पहुंचेंगे। छोटे छोटे दलों के नेता भी पहुंच सकते हैं इस बैठक में। कुछ नेताओं को सपा के सिंबल पर लड़ाया जाएगा, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो आज समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा दिन है। एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। यूपी में लगातार कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। नोएडा और लखनऊ में कोरोना विस्फोट हुआ है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 2230 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल एक्टिव केसेस का जो आंकड़ा है वो अब 9267 पहुंच चुका है। लखनऊ में 9 महीने के बाद रिकॉर्ड 1444 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं आईटी गर्ल्स कॉलेज में 5 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कमांड अस्पताल में 53 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो नोएडा और लखनऊ में कई केसेस अब कोरोना के बढ़े हैं। नोएडा में जहां 2230 पिछले 24 घंटे में केसेस आए हैं, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में भी केसेस बढ़े। लखनऊ में 9 महीने के बाद 1444 नए मरीज मिले हैं। तो एक तरफ कोरोना का विस्तार हो रहा है तो राजनीति भी अपने अलग अलग पायदानों पर पहुंच रही है। अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद लखनऊ से, ये बड़ी खबर। संभावना आज उनके समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पहुंचकर पार्टी ज्वाइन करने की। इमरान मसूद के साथ सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर, पूर्व चेयरमैन इरशाद चौधरी, इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद और लगभग दर्जनों समर्थक भी लखनऊ पहुंचेंगे। अखिलेश यादव को लखनऊ की गद्दी पर पहुंचाने के लिए इमरान मसूद सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन में सवार हो चुके हैं। आइए जानते हैं इमरान मसूद से आगे के बारे में। आगे क्या प्रोग्राम है आपका लखनऊ जाने के बाद? देखिए, लखनऊ जाने के बाद हमने समय मांगा है। अब जाकर के उनसे समय मिलेगा, फिर उनसे मुलाकात करूंगा। आपके साथ कौन कौन विधायक जो है जा रहे हैं समाजवादी पार्टी? नहीं, नरेश मसूद भाई हैं। नरेश भाई शायद कल लखनऊ दिल्ली से आएंगे। अभी तो यही प्रोग्राम है। ये जो है कल की संभावना है या परसों की संभावना है अखिलेश जी मुलाकात की? जब भी वो समय देंगे मैं जा रहा हूँ। जब भी समय देंगे मुझे पता नहीं है, जब भी समय देंगे तभी जाऊँगा। आगे का बारे में आप क्या कहेंगे? क्या रणनीति रहेगी? अब समाजवादी पार्टी में आप आ चुके हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी को जो है और बहुमत दिलाने के लिए आपकी? देखिए, आज का घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। इस वक्त की स्थिति ये है कि जो हमने फैसला लिया है वही समय का फैसला है। अखिलेश जी को मजबूत कर करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकासोन्मुख सरकार, नौजवानों की सरकार, किसानों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी है, तो अखिलेश जी को लाना है। अच्छा, आपके पार्टी चेंज करती फिर से एक बार वही बोटी बोटी वाला मुद्दा जो है विपक्ष ने उठाना शुरू कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं क्या कहूँ उसके बारे में? मैं बार बार बोल चुका हूँ। हम तो माफ़ी भी मांगते हैं हर चीज़ के लिए कि हमने अगर गलत शब्द हमसे निकले। वो लोग तो इतने गंदा बोलते हैं, उसके लिए उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जी, इमरान मसूद का कहना है कि कल जा कर के या परसों को जैसे भी अखिलेश जी से समय मिलेगा उनसे मुलाकात करेंगे और समाजवादी पार्टी को विधिवत रूप से जो है ग्रहण करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। मुकेश गुप्ता, एबीपी गंगा, सहारनपुर। तो भाजपा और कांग्रेस को कई झटके लग रहे हैं। अब चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगने जा रहा है, जहां कांग्रेस के 3 बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इसमें इमरान मसूद लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। समर्थकों के साथ इमरान सपा में शामिल होंगे। कांग्रेस के 2 विधायक भी समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। सहारनपुर देहात के विधायक हैं मसूद अख्तर, वे शामिल होंगे। इनके अलावा बेहट से विधायक हैं नरेश सैनी, वे भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। 2017 में सहारनपुर की 2 सीट कांग्रेस ने जीती थी और अब ये मजबूती देंगी समाजवादी पार्टी को। तो लगातार समाजवादी पार्टी में अब नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। देखना होगा कि आगे किस तरह से समाजवादी पार्टी इन चुनावों में अपनी जीत की दावेदारी को ठोकती है।